उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को अपने पैतृक गांव पंचूर एमकेश्वर ब्लॉक पौड़ी गढ़वाल पहुंचे, जहां उनके आगमन पर पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल देखने को मिला। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वयं हेलीपैड पर पहुंचकर उनका भव्य स्वागत किया। सीएम योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय निजी दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे हैं। वे यहां नवनिर्मित हरि विष्णु पंचदेव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी शामिल होंगे। उनके आगमन को लेकर गांव और आसपास के क्षेत्रों में विशेष उत्साह देखा गया और बड़ी संख्या में लोग उनके स्वागत के लिए वहां पर मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने भी व्यवस्थाएं सुदृढ़ की हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है अपने निवास पहुंचे, निज निवास, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देखिए इस दौरान उनका फूलों से स्वागत किया, उन्हें गुलदस्ता भेंट कर उनका आत्मीय स्वागत यहां पर किया। और इस दौरान बड़ी संख्या में वहां पर लोग भी मौजूद रहे, जिनमें काफ़ी उत्साह देखा गया और सीएम योगी आदित्यनाथ का सभी ने जमकर स्वागत किया, अभिनंदन किया। चलिए बढ़ते आगे बात अगली खबर की। देहरादून के निरंजनपुर स्थित ITI ग्राउंड में पशुपालकों और दुग्ध उत्पादकों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा सहित कई अतिथियों ने भाग लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पशुपालकों और दुग्ध उत्पादकों से सीधे संवाद किया। उन्होंने सरकार द्वारा पशुपालन और दुग्ध उत्पादन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पशुपालक और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सरकार की योजनाओं की जानकारी हो और उनका सीधे सीधे लाभ प्राप्त होने में कोई आपको कठिनाई न हो, किसी प्रकार का बैरियर बीच में न हो, कोई बाधा उत्पन्न न हो। मैं आज इस महत्वपूर्ण संवाद कार्यक्रम के आयोजन के लिए राज्य के पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री श्री सौरभ बहुगुणा और पूरे इन विभागों की टीम को बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ कि ये शानदार कार्यक्रम उनके तत्वाधान में आयोजित किया गया है। मुझे प्रसन्नता है कि आज इस अवसर पर हमने हमारे यहाँ आने से पहले हमारे राज्य के अंदर मत्स्य पालक भाई बहनों को रेफ्रिजरेटेड फिशरीज वैन दी, आज उसको भी यहाँ पर एक हरी झंडी दिखाकर उसको रवाना किया है। और इस वैन के माध्यम से न केवल मत्स्य उत्पादों का सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित हो सकेगा, पूरे राज्य के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनका परिवहन हो सकेगा, बल्कि उसकी अच्छी गुणवत्ता भी बनी रहेगी और उन्हें एक बेहतर बाजार भी उपलब्ध हो सकेगा। भाइयों बहनों, पशुपालन हमारी जो ग्रामीण जीवन शैली है उसका प्रमुख आधार रहा है, जो न केवल सदियों से हमारी परंपरा और हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, बल्कि लाखों परिवारों की आजीविका का प्रमुख साधन भी रहा है। एक समय ऐसा हुआ करता था कि जिस घर में सबसे अधिक पशुधन होता था उसे सबसे समृद्ध माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि यहाँ सबसे ज्यादा समृद्धि है, सबसे ज्यादा मतलब सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति है। परंतु जैसे जैसे ज्ञान विज्ञान आगे बढ़ा, ये परिवेश बदला और भूमि जोत के लगातार घटते आकार, आधुनिक जीवन शैली के प्रभाव के कारण पशुपालन का जो स्वरूप है वह भी धीरे धीरे उसमें भी परिवर्तन होने लगा, उसमें भी परिवर्तन आने लगा। लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये स्पष्ट मानना है, आत्मनिर्भर भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब हमारे गांव, हमारे किसान और हमारे पशुपालक आर्थिक रूप से सशक्त हों। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमनाथ मंदिर को भारतीय सनातन संस्कृति और अदम्य आत्मबल का जीवंत प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि सोमनाथ भारत की सनातन संस्कृति, आस्था और अदम्य आत्मबल का जीवंत प्रतीक है, जो कि अनेक आक्रमणों के बावजूद आज भी विश्व को भारतीय संस्कृति की अटूट शक्ति का संदेश देता है।
उन्होंने बताया कि 8 से 11 मई के बीच सोमनाथ मंदिर परिसर में आयोजित होने वाला विरासत वर्ष के 75 वर्ष कार्यक्रम केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना, राष्ट्रीय गौरव और आध्यात्मिक विरासत का उत्सव है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ धाम, महाकाल लोक, केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे धार्मिक स्थलों का भव्य विकास सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक है। ये आयोजन नई पीढ़ी को अपनी परंपराओं से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। चंपावत में मानसून सीजन को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने समीक्षा बैठक में सभी विभागों को संभावित भूस्खलन, जल भराव, सड़क बाधित होने और आपदा जैसी स्थितियों से निपटने के लिए अभी से तैयार रहने के सख्त निर्देश दिए हैं। डीएम ने कहा कि मानसून के दौरान जनहानि रोकना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सिंचाई विभाग को सिल्टेशन प्रभावित क्षेत्रों में ड्रेजिंग और चैनलाइजेशन कार्य शुरू करने, जबकि सड़क एजेंसियों को नालों की सफाई, झाड़ियों के कटान, क्षतिग्रस्त सड़कों के सुधारीकरण के निर्देश दिए गए हैं। मार्ग अवरुद्ध होने की स्थिति में जेसीबी मशीनों की उपलब्धता और वैकल्पिक मार्गों की तैयारी सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। रुद्रपुर के खेड़ा निवासी युवा व्यापारी इरफान अली ने चोलामंडलम फाइनेंस कंपनी पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कंपनी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इरफान अली ने बताया कि उन्होंने करीब 2 वर्ष पहले डिजायर कार फाइनेंस करवाई थी, लेकिन बेटे की गंभीर स्पाइनल कॉर्ड बीमारी के इलाज में लगभग 15 लाख रुपए खर्च होने से आर्थिक संकट खड़ा हो गया और वाहन की 2 किश्तें समय पर जमा नहीं हो सकी। आरोप है 3 मई को कंपनी कर्मियों ने हरिद्वार में यात्रियों को बीच रास्ते उतारकर वाहन कब्जे में ले लिया। बाद में रुद्रपुर कार्यालय पहुंचने पर दूसरी गाड़ी की किश्तों का हिसाब जोड़कर अतिरिक्त चार्ज लगाए गए। विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने ढोल बजाकर प्रदर्शन भी किया और कंपनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। सूचना पर पुलिस और LIU टीम मौके पर पहुंची। पुलिस की मध्यस्थता में रीजनल मैनेजर शिवराज ब्रिज से वार्ता हुई, जिसके बाद समाधान के आश्वासन पर प्रदर्शन स्थगित कर दिया गया। चोलामंडलम फाइनेंस कंपनी ये गुंडागर्दी का अड्डा यहाँ पर बना रखा है इन लोगों ने। ये भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा है। ये लोगों का खून चूसने वाला चोलामंडलम ये फाइनेंस कंपनी है। ये जो इनके चंगुल में फंस जाता है फिर वो बाहर नहीं निकल पाता। हमारे एक व्यापारी है, इसने यहाँ से एक फाइनेंस गाड़ी कराई 2 साल पहले, इसकी 2 किस्तें टूट गई। इसे रिक्वेस्ट करता रहा क्योंकि इसके परिवार में इसके बच्चे के साथ मेडिकल की दिक्कत हुई। 15-20 लाख रुपए इसके बच्चे के मेडिकल में ट्रीटमेंट में लगे। हमने कल सारे कागजात इनको प्रस्तुत करे। हमने कहा देख लो, इन्होंने 5 तारीख को हरिद्वार में जो गाड़ी इनकी जो फाइनेंस में जो गाड़ी चल रही थी टूरिस्ट पे, इन्होंने टूरिस्ट को हरिद्वार में वहां से उतार दी। 3 तारीख को इन्होंने वहां से उतार के पैसेंजर के साथ बदतमीजी करी। हमारा कहना यह कि उन पैसेंजरों का क्या कसूर था। अरे इनका जो बात थी, इनसे बात करते पहले आपने वहां गाड़ी उतार दिए। हम परसों यहाँ पर बातचीत करने आए, मैं और हमारे साथी लोग बातचीत करने आए। हमने सारे मेडिकल के सारे कागजात दिखाए, जो 15-20 लाख रुपए कागज थे हमने दिखाया। हमने कहा देख लो, लेकिन 2 किस्तें टूटने के बावजूद भी आपका जो कि राइट नहीं है, आपने गाड़ी को खींच लिया, आपने गुंडागर्दी करी। देहरादून में मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय में आयोजित बैठक के दौरान आपदा प्रबंधन से जुड़ी तैयारियों की विस्तृत समीक्षा करते हुए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को गैस, राशन, खाद्यान्न, डीजल और पेट्रोल सहित आवश्यक वस्तुओं का पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आपदा की स्थिति में राहत सामग्री के वितरण की पहल से मजबूत रणनीति तैयार होनी चाहिए ताकि दूरस्थ क्षेत्रों तक त्वरित सहायता भी पहुंच सके। स्वास्थ्य विभाग को मानसून के दौरान संभावित संक्रामक और जल जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए फॉगिंग अभियान और हेली एम्बुलेंस सेवा अलर्ट मोड में रखने को कहा गया है। इसके साथ ही भ्रामक वीडियो फैलाने वालों पर FIR दर्ज कर सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए निर्देशित भी किया गया है। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय में आगामी मॉनसून सीजन को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और विभागों एवं जनपदों की तैयारियों का विस्तृत आकलन किया। उन्होंने सभी विभागों को मॉनसून पूर्व कार्य समयबद्ध और प्रभावी ढंग से पूरा करने के निर्देश देते हुए स्पष्ट किया किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मुख्य सचिव ने कहा कि मानसून और चारधाम यात्रा को देखते हुए सभी रेखीय विभागों को 24/7 अलर्ट मोड में कार्य करना होगा। लोक निर्माण विभाग को सड़कों की मरम्मत, बिजली और पेयजल विभाग को लाइनों की देखरेख, नालों की सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों में मशीनरी और आपदा संसाधनों की अग्रिम तैनाती पर भी जोर दिया गया है। टिहरी झील क्षेत्र को ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की कवायद अब तेज हो गई है। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर इसके लिए कॉम्प्रहेंसिव प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि टिहरी स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी इस पूरे ही क्षेत्र को डेस्टिनेशन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में विकसित करेगी। योजना में झील रिंग रोड, आइकॉनिक ब्रिज, पैदल मार्ग, इको पार्क, वेलनेस सेंटर, एडवेंचर टूरिज्म को शामिल करने पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही एंड टू एंड कनेक्टिविटी, नए रूट्स की संभावनाएं और हेलीपोर्ट विकास पर भी फोकस करने को कहा गया है। उन्होंने सभी एजेंसियों को आपसी समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। देहरादून में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने चारधाम यात्रा के आंकड़े जारी करते हुए बताया कि अब तक 28 लाख से अधिक यात्रियों ने पंजीकरण कराया है। यमुनोत्री धाम में 4 लाख से अधिक, गंगोत्री में 4.5 लाख, केदारनाथ में 10 लाख, बद्रीनाथ में 8 लाख और हेमकुंड साहिब के लिए 37,085 पंजीकरण हो चुके हैं। महाराज ने बताया मौसम साफ होने के बाद यात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और उन्होंने उम्मीद जताई जैसे जैसे मौसम और साफ होगा यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ेगी। अभी जो पंजीकरण हुए हैं, यमुनोत्री के अंदर 4,78,115 लोगों ने पंजीकरण करवाया है। गंगोत्री में 4,94,838, केदारनाथ में 10,07,613, बद्रीनाथ में 8,56,923, हेमकुंड साहब में 37,085। ये 4 धामों के अंदर जो पंजीकरण हुए हैं, ये 28,74,624 यात्रियों ने अपना पंजीकरण कराया है। इसके साथ साथ जिन्होंने दर्शन प्राप्त किए हैं उनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यमुनोत्री में 1,16,238 लोगों ने दर्शन प्राप्त किए हैं। गंगोत्री में 1,15,042 लोगों ने दर्शन प्राप्त किए हैं। केदारनाथ में 3,44,889 और बद्रीनाथ में 1,85,662 लोगों ने दर्शन प्राप्त किए हैं। कुल मिलाकर के 7,61,831 लोगों ने दर्शन प्राप्त किए हैं। यात्रा सामान्य रूप से चल रही है और मौसम अब साफ हो गया है और जो बारिश हो रही थी अब वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, तो यात्रा और भी चलती जाएगी। मैं समझता हूँ जितनी गर्मी नीचे पड़ेगी उतने ही। चंपावत में नाबालिग बालिका के कथित सामूहिक दुष्कर्म के मामले में नया मोड़ सामने आया है। पुलिस 3 आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो और अन्य गंभीर धाराओं में जांच कर रही है, जबकि आरोपी परिवार ने भी सामने आकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। आरोपी की पत्नी कलावती देवी और बेटी अनिता का कहना है कि परिवार पर राजनीतिक और सामाजिक साजिश के तहत झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। इस बीच कमल रावत ने भाजपा नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत पर एफआईआर दर्ज न होने और उनके साथ हाथापाई होने की बात कही है। कुमाऊं रेंज की आईजी रिधिम अग्रवाल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कहा, दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और पीड़िता को हर संभव सुरक्षा और सहायता दी जा रही है। मामले की जांच अभी जारी है और पूरे जिले की निगाहें इस पुलिस रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं। मेरे बच्चे को साजिश करके आए फंसाया गया है। अगर मेरा बच्चा दोषी है तो उसको फांसी की सजा होनी चाहिए और नहीं तो आए कमल रावत ने मेरे बच्चे को निर्दोष फंसाया है। चुनाव की रंजिश से इसको हमने वोट नहीं दिया, शैलेश गुरु को वोट दिया। उसमें हमसे जलता था, कहता था कि तुमको गाली के नीचे दबा दूंगा और तो तेरे बच्चे का करियर खत्म करूंगा, जीवन में तुमको खाने नहीं दूंगा मैं। और मेरा बच्चा 11 बजे रात में महिला संगीत से आया, 4:14 में मैंने फोन किया, वो दूध तोलने गया। वो लड़की इनने मेरा दरवाजा तोड़ा, दरवाजा तोड़ के लड़की अंदर कर रखी थी। प्रशासन से मेरी मांग है, अगर मेरे बच्चे की अगर गलती है उसको फांसी दी जाए,
नहीं तो मेरे बच्चे कि रात 9 बजे रहा हम एक संग छा घर वाले हम सब परिवार पछेड़ हम सब एक संग छा किनला ऐसे खाली खाली नंतिन में बेउन है जन इस बुढ़ावा में ऐसे आरोप लगुन न सो किना ते सार दुनिया कर बेटा का कुछ धोना उनने किना सा पूरा घूबी का हाल चलता है फिर लगा ऐसे सोचना हां ते चेल बराबर में चेल छिने हां ते में नंतिन बेउन है ना मेरे पति का ते से नाम पूरे देश में ऐसे फिजाल लाग छे किना भगवान न्याय कर लो भगवान है और पछेड़ में दो देवता भगवान। प्रातः लगभग 3 बजे डायल 112 पर एक बालिका की गुमशुदगी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर कोतवाली चंपावत की टीम्स द्वारा लगभग 1 से 1.5 घंटे के भीतर बालिका को बरामद कर लिया गया था। बालिका द्वारा प्रारंभिक जांच में अपने साथ सामूहिक दुष्कर्म के आरोप लगाए गए, जिसके क्रम में पीड़िता को हॉस्पिटल ले जाकर मेडिकल करवाया गया। परिवारजनों की तहरीर के आधार पर नामजद अभियोग पंजीकृत किया गया और साथ ही साथ पीड़िता का 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत मैजिस्ट्रेट के समक्ष बयान भी दर्ज किए गए। उसके पश्चात संवेदनशीलता दिखाते हुए जनपद चंपावत की पुलिस द्वारा CWC के काउंसलर से समन्वय स्थापित करते हुए पीड़िता की काउंसलिंग भी कराई गई। हमारी फोरेंसिक यूनिट्स द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए वहां से साक्ष्य संकलन की कार्रवाई भी की। चक्राता से खबर है कि क्षेत्राधिकारी विकासनगर ने 6 मई 2026 को कोतवाली चक्राता का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण में 1 जुलाई 2025 से 31 दिसंबर 2025 की अवधि के दौरान कोतवाली की व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की गई। इसमें सलामी गार्ड, मालखाने की साफ सफाई और रखरखाव, असलाह की वेपन हैंडलिंग, कोतवाली परिसर की सफाई, लावारिस और सीज शुदा वाहनों का निरीक्षण शामिल था। इसके अलावा अपराध रजिस्टर, न्यायालय एवं पुलिस अहकामात और अन्य अभिलेखों का अवलोकन किया गया। क्षेत्राधिकारी ने अधिकारियों और कर्मचारियों को अनुशासन बनाए रखने, इसके साथ ही ऑनलाइन शिकायतों का तय समय में निस्तारण करने और बेहतर कार्य करने के लिए निर्देशित किया। देहरादून और चक्राता को जोड़ने वाले मार्ग पर कालसी के पास जजरेट स्लाइडिंग जोन नासूर बना हुआ है, जहां हाल ही में बारिश के चलते मलबा सड़क पर आ गया और लोगों की जान को खतरा हुआ। लोक निर्माण विभाग PWD के विभाग अध्यक्ष राजेश शर्मा ने बताया, जजरेट पिछले कई सालों से लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रहा है, लेकिन अब इसके स्थायी समाधान का रास्ता मिल गया है। विभाग जल्द ही इस पर काम शुरू करेगा। तो PWD ने लोगों की सुरक्षा के लिए स्थायी समाधान कर दिया है। कालसी चक्राता मार्ग पर मलबे की समस्या थी, जिसके लिए कदम उठाया गया और समाधान समस्या का किया गया। जजरेट से आम जनता को अब राहत मिलेगी। जजरेट का देखिए ऐसा है कि जजरेट मैंने बताया ये बहुत पुराना एक लैंडस्लाइड जोन है, क्रॉनिक लैंडस्लाइड जोन है, जो ये पिछले मेरे अनुभव ये है कि पिछले 50-60 साल से ये एक्टिव है और अभी इसने काफ़ी विकराल रूप भी ले लिया है। कल भी मुझे भी कई जगह से वहाँ से फ़ोन आया था कि कल भी जो ये बारिश हुई थी उसकी वजह से रोड बंद हो गया था। इसकी DPR हमारी शासन में है इस समय और इसमें अभी 2-4 और DPR आएंगी और उस DPR के साथ इसमें हम लोग उसको शामिल करवा लेंगे और अभी इसमें सेक्रेटरी साहब के सामने हमने एक बार पहले प्रेजेंट कर भी दिया था। इसके अलावा फिर 3-4 अभी हमारी DPR और है जो आनी है, उसके साथ प्रेजेंटेशन देने के बाद इसमें अग्रता कार्रवाई करी जाएगी। जजरेट देहरादून के ISBT क्षेत्र में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर एक डंपर और छोटा हाथी वाहन के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में छोटा हाथी चालक समेत कई लोग घायल हो गए, जिन्हें तुरंत ही उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। बताया जा रहा है बीते 24 घंटे में डंपर से जुड़ा ये दूसरा बड़ा हादसा है, जिससे कि क्षेत्र में दहशत और आक्रोश का माहौल बन गया है। लगातार हो रहे हादसों ने भारी वाहनों की लापरवाही और शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई करने और डंपरों की रफ्तार पर नियंत्रण लगाने की मांग की है। विकासनगर के ढकरानी और ढालीपुर क्षेत्रों में यमुना नदी में अवैध खनन तेजी से जारी है, लेकिन जिम्मेदार विभाग आंख मूंद कर बैठे हैं। खनन पट्टों की आड़ में माफिया पट्टों की सीमा पार करके पूरी नदी में टमटम मशीनों से खनन कर रहे हैं। ढालीपुर में गैरकानूनी खनन स्टॉक संचालित हो रहा है, जिसे रात दिन डंपरों में भरकर देहरादून भेजा जा रहा है। इस अवैध खनन की गतिविधियों का असर उत्तराखंड की पहली रामसर कंजर्वेशन साइट और आसन कंजर्वेशन रिजर्व पर पड़ रहा है,
जो विदेशी पक्षियों के प्रवास के लिए महत्वपूर्ण है। नियमों के अनुसार कंजर्वेशन रिजर्व के 10 किलोमीटर के दायरे में खनन निषेध है, लेकिन इसके बहुत करीब धड़ल्ले से खनन जारी है। विकासनगर कोतवाली पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत बड़ी कार्रवाई की। चेकिंग के दौरान 12 वाहनों के खिलाफ मोटर अधिनियम के तहत चालानी कार्रवाई की गई, जिनमें से 3 वाहन सीज किए गए हैं। वहीं शराब पीकर वाहन चलाने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वाले 5 लोगों पर धारा 81 पुलिस अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस धार्मिक स्थलों, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों और संवेदनशील जगहों पर लगातार सघन चेकिंग कर रही है, ताकि आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।